अगर मैं आपसे कहूं कि टेलीग्राम पर एक ऐसा ग्रुप चल रहा था जिसके 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा मेंबर्स थे, तो शायद आपको लगेगा कि ये कोई गेमिंग कम्युनिटी होगी या कोई टेक्नोलॉजी ग्रुप। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। इस ग्रुप का नाम था जर्मन ड्राइविंग स्कूल फॉर एक्सपर्ट्स। सुनने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसके अंदर चल रहा था ऐसा खौफनाक खेल जहां कार का मतलब कार नहीं था, फ्यूल का मतलब पेट्रोल नहीं था और ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना नहीं था। इन तीन शब्दों के पीछे छिपी थी ऐसी कोड लैंग्वेज जिसे समझने में जर्मनी की पुलिस को कई साल लग गए। जब इस ग्रुप की चैट खुली तो अदालत तक सन रह गई और पूरा यूरोप हिल गया। आखिर ये नेटवर्क कैसे काम करता था, इसका मास्टरमाइंड कौन था और प्रोजेक्ट मेडूसा नाम के ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है जर्मनी से, जहां टेलीग्राम पर एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम देखकर किसी को शक तक नहीं होता था। 50,000 से ज्यादा लोग, एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप, नाम ऐसा जिसे देखकर कोई भी शक ना कर पाए, जर्मन ड्राइविंग स्कूल फॉर एक्सपर्ट्स। लेकिन इस नाम के पीछे छुपा था ऐसा नेटवर्क जिसने जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप की पुलिस को हिला दिया और जर्मन पुलिस को कई सालों तक उलझाए रखा। ये कोई सामान्य साइबर गैंग नहीं था, ये कोई बैंक फ्रॉड करने वाला गिरोह भी नहीं था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये नेटवर्क महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की योजना बनाने, एक दूसरे को सलाह देने और अपराध से जुड़े कंटेंट साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक इस नेटवर्क में शामिल चाइनीज प्रेडेटर्स जर्मनी में रह रही चीनी मूल की महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे और टेलीग्राम पर गुप्त कोड्स के जरिए अपनी हैवानियत का जश्न भी मनाते थे। जर्मनी और यूरोपीय पुलिस की कई सालों की जांच के बाद इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां और सजाएं हो चुकी हैं और हाल ही में बर्लिन की अदालत में एक और मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है। ये प्रेडेटर नेटवर्क मुख्य रूप से जर्मनी में पढ़ रहे या काम कर रहे चीनी पुरुषों का था, जो वहां रह रही चीनी मूल की अकेली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसका बड़ा हिस्सा मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर सक्रिय था। ग्रुप का नाम ऐसा रखा गया था कि पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन अंदर की बातचीत बिल्कुल अलग कहानी बता रही थी। जांच में पता चला कि ग्रुप के सदस्य खुलकर अपराध की बात नहीं करते थे, वे सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कार, फ्यूल, ड्राइव। इन शब्दों का मतलब असल में कुछ और होता था। अभियोजकों के अनुसार इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि ऑटोमेटिक मॉडरेशन सिस्टम और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। यानी अगर कोई चैट पढ़े तो उसे लगे कि लोग कारों की बात कर रहे हैं। लेकिन जांचकर्ताओं का कहना था कि इन शब्दों के पीछे अपराध की योजना छिपी होती थी। यही वजह है कि पुलिस को इन चैट्स का असली मतलब समझने में काफी टाइम लग गया। जर्मन पुलिस को इस नेटवर्क की जानकारी अचानक नहीं मिली, इसकी जांच कई साल चली। जांच के दौरान डिजिटल चैट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन अकाउंट और कई देशों की एजेंसियों से मिली जानकारी को जोड़ा गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस को लगा कि ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क है। इसके बाद जर्मनी की एजेंसियों ने यूरोपोल और दूसरे देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर जांच शुरू की। पीड़ित पक्ष की वकील के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का संचालन कुछ मुख्य लोगों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जिन टेलीग्राम ग्रुप्स का पता चला उनमें 50,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे। ये जरूरी नहीं कि हर सदस्य अपराध में शामिल हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या ये दिखाती है कि ऐसे नेटवर्क इंटरनेट पर कितनी तेजी से फैल सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। मुख्य आरोपियों में से एक को गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए लंबी जेल की सजा सुनाई गई। हाल ही में नेटवर्क के एक अन्य सदस्य को भी अदालत ने दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उसने चैट के जरिए अपराध में सहयोग और सलाह दी थी। अदालत ने डिजिटल चैट, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को अहम माना। जर्मन पुलिस को इस नेटवर्क के बारे में पहली बार 2024 में पता चला था, जब फ्रैंकफर्ट में रहने वाले इस गैंग के सरगना दापिंग जेड ने अपनी रणनीति बदलते हुए जान पहचान की महिलाओं की जगह इंटरनेट पर अजनबी महिलाओं को टारगेट करना शुरू किया। इस मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल टेलीग्राम पर उठा। आलोचकों का कहना है कि अगर इतने लंबे समय तक ऐसे ग्रुप सक्रिय रहे तो वे पहले क्यों नहीं पकड़े गए।
दूसरी ओर टेलीग्राम का कहना है कि वो यौन हिंसा और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कंटेंट को हटाता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। यानी एक ओर जांच एजेंसियां कह रही हैं कि नेटवर्क लंबे समय तक चलता रहा, दूसरी ओर प्लेटफॉर्म का कहना है कि वो नियमों का पालन करता है। इसी बहस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को फिर से चर्चा में ला दिया है। इस मामले के बाद यूरोपोल ने जर्मनी और ब्रिटेन की एजेंसियों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मेडुसा नाम का अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद है ऑनलाइन चल रहे ऐसे आपराधिक नेटवर्क की पहचान करना, डिजिटल सबूत जुटाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी साझा करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान के तहत कई देशों में कार्रवाई की गई और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान मिले सुराग सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका में भी एक मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। नीदरलैंड में भी पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े ऑनलाइन नेटवर्क चलाने के आरोप लगे। इससे साफ हो गया कि इंटरनेट पर ऐसे नेटवर्क सीमाओं से बंधे नहीं होते। एक देश में बना ग्रुप, दूसरे देश के लोग और तीसरे देश में अपराध। यही वजह है कि अब साइबर अपराधों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहले से ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, ये इंटरनेट की उस दुनिया को भी याद दिलाता है जहां बंद ग्रुप, एन्क्रिप्टेड चैट और नकली पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए कुछ बातें हमेशा याद रखें, अनजान लोगों से मिलने में सावधानी बरतें, अपनी लोकेशन और निजी जानकारी साझा करने से बचें। अगर किसी दोस्त का व्यवहार अचानक असामान्य लगे तो उसकी मदद करें, उससे बातचीत करें। किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी पुलिस या संबंधित एजेंसी को दें। और सबसे जरूरी, अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो उसकी निजता का सम्मान करें, उसकी पहचान साझा ना करें और अफवाह फैलाने से बचें। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, ये मामला उसकी एक बड़ी चेतावनी भी है। जांच अभी भी जारी है। आरोपी रिंगलीडर दापेंग को जर्मन पुलिस ने चीनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। फरवरी में जर्मन अदालत ने उसे दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई। संभव है आने वाले समय में और खुलासे भी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।